सर पहले ये बता दीजिए आज का पेपर का पैटर्न कैसा था और सवाल आउट ऑफ सिलेबस था कि छत्तीसगढ़ से अंदर था? और जो लड़का मन तैयारी करे सही मायने में और मन ला पेपर दिलाए में बड़ा मजा आने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में स्टैटिक सेक्शन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप देखें तो लगभग 50% ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है, पढ़ाने वालों के पास पुड़िया होता है, तो वो पुड़िया मुझे ऐसा लगता है मेरे पास है। ये बोल सकते हैं कि आपको जनरल नॉलेज जो है आसपास की जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको बहुत बांध के रखना पड़ेगा, दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि किताब पढ़ लिए वही आ जाए। आप ये बता दीजिए कि आज का एग्जाम कैसा था और आगे मेंस भी होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? सीएम साहब के दौरे को लेकर क्वेश्चन उठे हैं इस बार। भेंट मुलाकात जो उनका मुलाकात से क्वेश्चन उठे हैं। बट यस, यदि सीजीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखें तो पर ईयर ये अपने स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करता जा रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। होगा लास्ट टाइम पूछा गया था कि बासी वाले वो सवाल थे कि बासी महरी बासी कौन सा है और पेज भासी कौन सा, इस पे सवाल। प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन पूछ रहा है सीजीपीएससी, उसमें आपको एक मार्गदर्शक की महती आवश्यकता, मतलब कंपलसरी है। गुल्ली डंडा डायमेंशन पूछे चलो कुछ देखो कुछ। हाँ, इकोनॉमिक्स को लेके आपका क्या नजरिया था आज के सवाल को लेके और मेंस को लेके क्या टिप्स देंगे? अभी छत्तीसगढ़ ला अगर बोले जाए तो सभी राज्य का पीएससी देखूं तो यूपीएससी ला मैच करे वाला क्वेश्चन देता है। और छत्तीसगढ़ मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे भारत में सबसे बड़ा सिलेबस मेंस का हमारे यहाँ ही है। कुछ बच्चों को लगता है जो टीचर ने बता दिया यही लिखना है, तो यही ना लिखे, सही लिखे, और सही 10 प्रकार से हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 15 अप्रैल के बाद बच्चों को अपनी खुद की स्व तैयारी करनी प्रारंभ करनी चाहिए। और रटने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करें, क्योंकि रट के कोई मेंस पास नहीं कर सकता, रट के कोई अधिकारी नहीं बन सकता। इसे इस तरीके से कह सकते हो इनडायरेक्टली रेफर कि एक टॉर्चर है बच्चों की। और आपका लैंग्वेज अगर सही नहीं है ना, तो आप किसी भी विषय को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तस्वीर में जिस नालंदा परिसर को देख रहे हैं, ये राजधानी रायपुर का एजुकेशन हब है और भिलाई टाइम्स की टीम एजुकेशन हब रायपुर में क्या कर रही है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि सीजीपीएससी ने आज एग्ज़ाम लिया। 200 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। उसके लिए सीजीपीएससी की ओर से जो मेंस के जो प्री एग्ज़ाम थे वो आज हुए और इसके बाद मेंस होंगे। लेकिन आज एग्ज़ाम कैसा था, पेपर क्या आया था, छत्तीसगढ़ी सवाल कौन कौन से आए थे, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, सब कुछ बात होगी, क्योंकि हमारे साथ थिंक आईएएस की टीम मौजूद है। थिंक आईएएस की टीम लगभग 10 साल 11 साल एक्सपीरियंस पढ़ाए हुए गुरुजी लोग हैं जो आईएएस आईपीएस सब बनाते हैं। क्यों सर? थैंक यू सो मच। मज़ा आने वाला है, बच्चों को बता दो आप। इस बार खूब मज़ा आने वाला है और आप साथ में हो तो और मज़ा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर कैसा होगा वो हम बताएंगे। मुरली मनोहर सर हैं और दिनेश शर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर सब मज़ा आई आज? बहुत मज़ा आई। और मोला तो इसे लगता है कि जो पेपर के पैटर्न है छत्तीसगढ़ के, वो पिछले बार भी अनोखा रही से और बार मिला जुला स्वरूप हावे। मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आए हैं, फैक्चुअल प्रश्न भी आए हैं, और जो लड़का मन तैयारी करे सही मायने में और मन ला पेपर दिलाए में बड़ा मजा आने वाला है जी। तो मज़ा आने वाला है। पेपर कैसे बनी से अच्छा बने कि नहीं बने हैं सर मन एनालिसिस करके बताइए, टीम मन बताई। थिंक आईएएस टीम काबर की मतलब लगातार 11 साल से पढ़ावा थे, तो आज हमारे वीडियो बने रहा बने मज़ा आई आपला। एक एक क्वेश्चन पे बात हुई, कौन कौन से क्वेश्चन रही से पैटर्न पे बात हुई, आने वाले समय में तैयारी कैसे करूँ, सब बात हुई। आप वीडियो में बने रहो। तो आपने इंट्रो सुन लिया होगा, लेकिन जो गुरुजी लोग बैठे हमारे साथ में जो पढ़ा रहे हैं लगातार, और इनके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो आज सरकारी अधिकारी बन के बैठे, तो थोड़ा सा परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। सर आप ये बता दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ का पढ़ाए हो और आपके पढ़ाए बच्चे आज कहाँ कहाँ हैं? सर्वप्रथम तो बताना चाहूँगा कि इस थिंक आईएएस लाने के पहले हम लगभग सभी फैकल्टी 10 साल से अधिक का अनुभव रखे हुए हैं। मेरे अध्ययन और अध्यापन की अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद, दिल्ली से लेकर बिलासपुर, रांची तक होते हुए आज रायपुर में हम थिंक आईएएस एकेडमी की स्थापना करने जा रहे हैं। अल्टीमेट जो हमारा विज़न है वो सिर्फ एजुकेशन फर्स्ट पॉलिसी है। व्यक्तिगत मेरी अगर बात करूं तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद कई अलग अलग संस्थानों पर और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर काम किया, बट शायद वो टीचिंग का जो कह सकते हो कीड़ा का हो या एम्बिशियस का हो, वो इतना ज़्यादा था कि अल्टीमेटली हमने सब कुछ छोड़ के टीचिंग को ही अपना सर्वमान्य बना लिया। और शायद इसीलिए आज मेरे पढ़ाए हुए आज तक लगभग मान के चलिए लगभग 8,000 से ज़्यादा बच्चे मैंने पढ़ा लिए हैं सीजीपीएससी और अन्य एग्ज़ाम को लेकर, और उसके तादाद सैकड़ों बच्चे मेरे राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गर्व का विषय है हमारे लिए और ये आपसे साझा करते हुए मुझे और अच्छा लग रहा है। दिनेश सर भी बैठे हमारे साथ में। दिनेश सर, आप तो सरकारी अधिकारी खुद हो, जैसा कि लोग पूछते हैं कि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो खुद क्यों नहीं बन पाते, तो ये तो आप एग्जाम्पल सेट कर ही दियो कि मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ और खुद भी अधिकारी हूँ। देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था
तो पढ़ाने का कीड़ा तो तब से था, मैं तैयारी करते करते पढ़ाता था। अच्छा। और मेरे रूम पे कम से कम 20-25 बच्चों की भीड़ लग जाती थी, हालांकि मैं भी उस समय बच्चा ही था। तो ये पढ़ाने का तो शुरू से रहा है मुझे। और मैंने देखा जब मैं मतलब तैयारी कर रहा था, पढ़ाया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम मैंने निकाला है, या चाहे व्यापम का लो चाहे पीएससी का लो। अभी शिक्षा विभाग में एडी के तौर पर मैं पदस्थ हूँ, राज्य कार्यालय में बैठता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज, जहाँ तक मैं समझा हूँ, मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है ये। हाँ हाँ। और मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है ना, मैं चाहता हूँ कि बच्चे वो प्रॉब्लम फेस ना करें। हाँ, तो हर विषय का क्या होता है, पढ़ाने वालों के पास पुड़िया होता है, तो वो पुड़िया मुझे ऐसा लगता है मेरे पास है। और मैं हिंदी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैं इसमें पेपर 7 पार्ट 3 भी मैं पढ़ाता हूँ, चूँकि वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज को लेकर जो डर है ना, और एक टाइम था जब बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज में अच्छा नहीं कर पाते थे, और मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र रहे हैं जो आज डीसी के पद पर, डीएसपी के पद पर बैठे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के थे, जिनका लैंग्वेज कमज़ोर रहा है, और उनका लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत वो होता है ना, जिस पर आप भय खाते हो, एक टाइम आता है जब वो आपका सबसे बेटर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूं बच्चों के लिए कुछ, और चूंकि मेरे पास वो चीज़ें हैं, मतलब वो हथियार है, वो पर्चियाँ हैं, वो पुड़िया है, वो मसाला है, तो मैं चाहता हूं कि वो मसाला मैं सबको दूं, है ना, ताकि बच्चे बेहतर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बेहतर कर पाएँ। तो बस यही कोशिश रहती है। और पढ़ाना तो पैशन है ना, जुनून है, तो वो ऐसा है कि वो हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब थिंक आईएएस हम पहुंच चुके हैं इंस्टीट्यूट, और नालंदा परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर ये इंस्टीट्यूट है। और आप देखिए कि आगे आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे कि थिंक आईएएस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अभी तैयारी हो रहा है लगभग। सर, अब कब तक रेडी हो जाएगा? ये हमारा फाइनली जो इनॉग्रेशन हो रहा है वो 19 तारीख को अभी स्टार्ट होने वाला है, और इसका अभी लगभग कार्य जो है प्रगति है। 2 या 3 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और बच्चे फिर हमसे विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अंदर आके हम पूरी बात करेंगे, पेपर कैसा था उस पर पूरी बात डिटेल होगी। हम थिंक आईएएस इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, चूँकि 19 से 20 तारीख से जो है इसका इनॉग्रेशन होना है। लेकिन उससे पहले आपको थिंक आईएएस के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बताते हैं कि थिंक आईएएस इंस्टीट्यूट जो है अंदर क्या कुछ है, बात कर लेते हैं। सर, इंस्टीट्यूट काम तो तेजी से चल रहा है। 19 तारीख या 20 तारीख? ये 19 तारीख को इनॉग्रेशन है, और हाँ 19 फरवरी, और 20 तारीख से हमारी कक्षा प्रारंभ हो जाएंगी जी। अभी हालांकि देखने में आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी कमज़ोर है, कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 या 3 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। 15 तारीख से बच्चा हमसे इंक्वायरी के लिए आ सकता है। मैं थोड़ा सा अपने प्रीमाइसेस के भी लेकर मैं आपसे बात कर लूँ तो ये हमारा हॉल नंबर 1 है, ये आप जब खड़े हैं जी, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें रहेंगी कंप्लीट डिजिटलाइज्ड रहेगा। बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से हम अपनी सेवाएं और अपनी जो शिक्षा है वो प्रदान करेंगे। मतलब ये समझिए कि अगर वो बच्चा बस्तर हो या सरगुजा हो या देश के किसी कोने में बैठा हो, वो हमसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकता है। इसके लिए हमने एडवांस ऑनलाइन सिस्टम भी हमने तैयार करा लिया है, और बहुत जल्दी उसकी भी लॉन्चिंग हम करेंगे, आपके माध्यम से इसे बच्चों तक पहुँचाएंगे ज़रूर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉल नंबर 2 जो है हमारा। सर, मैं एक मिनट रुकूंगा आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे कोरोना काल में हमने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई किया, कितना मतलब इम्पैक्टफुल है? मतलब ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन ज़्यादा सही है कि ऑनलाइन सही है? देखिए, ऑनलाइन को अगर थोड़ा सा हम एडवांस वर्जन पे ले जाएं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये क्या होता है कि जब एक कोई छात्र जो है अपने फैकल्टी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है तो अपनी कमियों को या उनमें जो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जो उनकी कमजोरियां हैं उसे जानने में उसे आसानी हो जाती है। अब इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि लाइव सेशन जो ला रहे हैं, लाइव के बाद भी हम क्या करना चाह रहे हैं कि हर एक छात्र जो ऑनलाइन में हमसे जुड़ा हुआ है उसे हमारे शिक्षक डेली बेसिस पर टेलीफोनिक या फिर अलग अलग माध्यम से हम क्या करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे। ऑफलाइन ज़्यादा सही है, यहाँ आके पढ़ाई करें वो ज़्यादा अच्छा है? देखो, ये कहना अब आज के समय कोरोना के बाद ये कहना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की अपनी महत्ताएं हैं, परंतु ये बात है कि आप किसी को वर्चुअल फॉर्म में देखें और फिजिकल फॉर्म में देखें, बहुत अंतर है। अगर मैं किसी के सामने खड़ा हुआ हूँ, उसके डाउट मैं तुरंत क्लियर कर ले रहा हूँ, वो बच्चा बहुत सेटिस्फाइड हो गया। बट वहीं पर क्या होता है कि वर्चुअल कोई बच्चा है तो वर्चुअल में हम मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल और जो फिजिकल के बीच का जो डिस्टेंस था उसको कम करने के लिए हमने, अब मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, कि भारत के सबसे बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम ये तैयार करवा रहे हैं और बहुत जल्द ये लॉन्च होगा। तो उसके बारे में और बच्चों को बहुत सारा मटेरियल मिलेगा एकदम तय है। उसमें डेली बेसिस पर करेंट अफेयर, उसके अलावा हमारे डेली बेसिस पर जो नोट्स हैं
क्लासरूम में हम जो आपका जो भी वर्क करेंगे, डिजिटल वर्क करेंगे, वो आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेंगी, मेंस का आंसर राइटिंग रहेगा, लाइव डिस्कशन रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो जो चीज़ें ऑफलाइन के जो बच्चों को मिलती थी वही अब ऑनलाइन में भी लाना चाहते हैं। यहाँ आने वाला बच्चा सरकारी अधिकारी बन के जाएगा। बिल्कुल कोशिश यही रहेगी, कोशिश बिल्कुल यही रहेगी, क्योंकि हमारी जो टीम बनी है वो सभी अपने अपने सब्जेक्ट के महारती लोग हैं और हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट फोकस करने वाले हैं। चाहे वो ऑनलाइन की बात हो चाहे ऑफलाइन की बात हो, ऑनलाइन भी आज के डेट में एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सर साहू जी सुदूर क्षेत्रों से बच्चे आ नहीं पाते। जो बच्चे आ सकते हैं ऑफलाइन, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से बच्चे आ नहीं पाते, जो भी उनकी असुविधाएं हैं, है ना, जो चाहते हैं कि परिवार, हाँ, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से प्रॉपर वे पे वो लोग स्टडी कर सकते हैं। मटेरियल इत्यादि सारी चीज़ें जो है जो ऑफलाइन के बच्चों को मिलेगी, वो सारी सुविधाएं ऑनलाइन के बच्चों को भी मिलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि भैया फीस कितनी होगी, ज़्यादा महंगी तो नहीं होगी कि नया नया खोल रहे तो कम भी कर रखे होगे आप लोग? यहीं से मैं भिलाई टाइम्स के इस मंच से आपको सभी बच्चों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि हमने इतनी शानदार टीम रखने के बावजूद फीस को बहुत मिनिमम रखने का सोचा है। हाँ, क्योंकि फीस लेना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं प्रीमाइसेस को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर एक चीज़ें जुड़ी होती हैं, है ना, और कुछ लोगों के जीवन का आधार भी है। तो इसलिए एक नॉमिनल फीस रखा गया है। साथ ही साथ हमारी टीम ने भी डिसाइड किया है कि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बच्चा जो पढ़ने में सक्षम हो, लेकिन पढ़ने में सक्षम हो, उसका बैकग्राउंड क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, बस मेधावी होना चाहिए बच्चा। उन बच्चों को हम 0 फी पर हम अपनी शिक्षाएं यहाँ प्रदान करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं बच्चों तक पहुँचाना चाहूँगा। फीस कितनी होगी वो आप इंस्टीट्यूट आके ही पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर, एक बहुत जरूरी सवाल, चूँकि इंस्टीट्यूट नया है, नया बनने और तैयार हो गया है, टीम कितनी है और बच्चे कितने आ सकते हैं? चूँकि प्रीमाइसेस तो काफ़ी बड़ा स्पेस लग रहा है, नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है। सबसे पहले प्रीमाइसेस की बात कर दूं तो एट अ टाइम हम आपकी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये दोनों हम प्रीमाइसेस हैं हमारे पास, तो इसके अंतर्गत हम 300 बच्चों को एट अ टाइम हम पढ़ा सकते हैं। अच्छा। और 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए होंगे? उसके लिए 8 की अभी टीम है हमारी। उनमें मैं खुद छत्तीसगढ़ GS पूरा का पूरा संपूर्ण सामान्य अध्ययन जो है छत्तीसगढ़ का वो सब देखूंगा। हमारे साथ शर्मा सर हैं, शर्मा सर लैंग्वेज और पेपर नंबर 7 के पार्ट को उनकी एक्सपर्टीज उसमें है तो वो देख रहे हैं। इसके अलावा एक नामी चेहरा है प्रवीण सिंह सर। तो प्रवीण सिंह सर आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ साथ एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं और वो भी दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा अनिरुद्ध तिवारी सर हैं जो पॉलिटी और पबेट जैसे सब्जेक्ट को डील करेंगे। राहुल जायसवाल सर हैं जो आपके इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट को देखेंगे। और एक और चेहरा है हमारे पास जो है प्रिंस शर्मा, काफ़ी डायनामिक और UPSC और बाकी जगहों पे ऑलरेडी उन्होंने पढ़ाया हुआ है और वो हमसे जुड़ रहे हैं फाइनली। तो वो जो पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे सेक्शन वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। ताबड़तोड़ टीम है, कहीं कोई? हाँ, आप कह सकते हैं, आप Avengers बोल सकते हैं कि बिल्कुल ताबड़तोड़ टीम है। और ये भी मैं दावा कर रहा हूँ कि ये राज्य का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें अलग अलग जगह के एक्सपर्टीज एक जगह पर मंच पे आ रहे हैं। एवेंजर्स बोल सकते हैं, जो होता है पिक्चर देखे थे एवेंजर्स, नीचे हम सबके सब आ रहे हैं। सब स्पाइडरमैन भी है उसमें, आयरन मैन भी है, सब के सब थैनोस को मारने के। बिल्कुल बिल्कुल, बंच ऑफ आपको जो नॉलेज है वो मिलने वाला है। ठीक है, मार्वल की फिल्म की तरह तैयार हो रही इनकी टीम। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरे आगे बात करेंगे कि सवाल कैसा था, आज का एग्जाम कैसा था, उस पर बात करेंगे, बने रही वीडियो में। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। CGPSC का जो पेपर था आज कैसा था उस पर हम बात करेंगे। मुरली मनोहर सर हमारे साथ मेरे लेफ्ट साइड पर हैं और राइट साइड पर दिनेश शर्मा सर हैं और चाय हमारे साथ में है। तो चाय के साथ चर्चा ये होगी, आप बने रहिए पूरे वीडियो में। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे वो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि वो सवाल पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे हम बने रहेंगे। सर, पहले ये बता दीजिए आज का पेपर का पैटर्न कैसा था और सवाल आउट ऑफ सिलेबस था कि छत्तीसगढ़ से अंदर था? देखिए, पेपर की अगर मैं बात करूं तो हर वर्ष की तरह PSC लगातार अपने आप में परिवर्तन ला चुका है। जो हम स्टैटिक की जो बात करते थे पुराने समय में, एक ही धर्रे के क्वेश्चन आ रहे थे, अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जैसे इस बार इकोनॉमिक्स फिलॉसफी के क्वेश्चन गायब थे, बट पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे क्वेश्चन या ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंडिया पर्सपेक्टिव पर वो काफ़ी बढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में स्टैटिक सेक्शन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप देखें तो लगभग 50% ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और मिसलेनियस पॉइंट्स से उठ रहे हैं। तो बच्चों को इस बात की अब बहुत ज़रूरत है कि वो स्टैटिक या एक ही धर्रे पर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे बदलना होगा। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद भी अगर लगातार ये चीज़ें आ रही हैं और जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ इस पेपर को, ना तो मैं इसे सरल कह पाऊँगा और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन कह पाऊँगा। क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो बड़े रोचक थे। रोचक होने के साथ साथ थोड़े उलझाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। सवाल सर, जैसे एग्जांपल है कि
सपोज मान लीजिए 16.61 की बात है, 16.62 की बात है या 16.63 की बात है, बच्चा एक फिगर याद कर सकता है, 16 या 17 या 18। बट वहीं पर उसे कहें कि आपके डेसिमल के बाद 2 और लगाएं, 2 चीज़ें और याद करो, 0.3, 0.4, 0.5, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक बच्चे के लिए, क्योंकि इतने डेटा हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और ये कह सकते हो मेरा अनुभव है। ये सब बच्चे एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे, सहमत हाँ भी बिल्कुल, होंगे। बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अस्योर्ड नहीं हो सकते हैं डेटा को लेकर, क्योंकि आपको हज़ारों डेटा याद करने हैं और उस मान के चलिए आपके पास 120 मिनट है, उसी 120 मिनट में आपको हज़ारों डेटा को खंगालना है, जो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। ये बोल सकते हैं कि आपको जनरल नॉलेज जो है, आसपास की जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको बहुत बांध के रखना पड़ेगा, दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि किताब पढ़ लिए वही आ जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अखबार, करेंट अफेयर, उसके अलावा आपके जो जनसंपर्क हैं और बाकी अलग अलग जो साइट्स हैं, इसमें बच्चों का अवेयर होने की ज़रूरत है। जैसे यूपीएससी ने अपने आप को चेंज किया। यूपीएससी के बच्चे लगातार न्यूज़पेपर हैं या आपकी वेबसाइट है, उसका लगातार वो लोग क्या करते हैं कि प्रयोग करते रहते हैं अपने साथ भी और पीएससी के साथ भी, यूपीएससी के साथ भी। हमारे बच्चों को भी अब वो चाहिए कि वो लगातार, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि सीएम साहब के दौरे को लेकर क्वेश्चन उठे हैं इस बार। अच्छा, भेंट मुलाकात जो उनका भेंट मुलाकात से क्वेश्चन उठे हैं। उसके अलावा क्या पूछा गया था सर उसमें? भेंट मुलाकात में उन्होंने पूछा है कि राजनांदगांव को लेकर जो बातें हुई है, राजनांदगांव में जो गए थे, ठीक है, तो उसमें किस जनजातियों को शामिल किया गया है। अरे वाह, तो ये बहुत ऐसे technical क्वेश्चन सवाल हैं मतलब सोचो, कि ये सब चीज़ें अखबार में, मीडिया में ही आती हैं। यहाँ तक पूछा गया है कि राजनांदगांव में जब वो विधानसभा में जब अपने भेंट मुलाकात कर रहे थे तो वो डेट क्या था। तो ये समझिएगा भी याद नहीं है। कि आपको जो है सरकार, शासन, प्रशासन के साथ चलना होगा, साथ चलना होगा, उनके नॉलेज को लेकर चलना होगा। लास्ट टाइम पूछा गया था कि बासी वाले वो सवाल थे कि बासी महरी बासी कौन सा है और पेज बासी कौन सा, इस पे सवाल। आपने बासी की ही जिक्र किया तो मैं आपको बताऊं, इस बार पूछा गया गिल्ली डंडे से क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ भैया, बचपन में जो खेलते थे ना उन सबको याद करो, भूलना नहीं है। मतलब उसके वास्तविक जो डायमेंशन है उससे प्रश्न छत्तीसगढ़ी उठ ओलंपिक रहे है हैं। ये। तो ये समझिएगा, बच्चों को अब इस बात को ध्यान रखना होगा कि अब वो अपनी स्टैटिक जो चीज़ें अपने धर्रे की पढ़ाई है वो अब बंद कर दें। दिनेश सर से पूछ लेते हैं। दिनेश सर, एकदम आपके नेचर के सवाल बहुत सारा है, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक से लेके और छत्तीसगढ़ शासन को लेके आपका क्या सवाल बताओ। मतलब देखो, कुछ सवाल ला छोड़े बर देरी साहब। अब मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्र के संख्या पूछे। अच्छा, फैक्ट। हाँ, 2021-22 के डेटा पूछे हैं और दिसंबर 2020 की स्थिति में बताना है। 2 आंकड़ा समझ में आओ थे कि छोड़ना है करके, लेकिन जो ऑप्शन ए और बी में जो रखे गए 28 लाख है ना, दशमलव समथिंग, 28,66,000 और आपका 28 लाख दशमलव समथिंग, और 2 डेटा में कंफ्यूजन की स्थिति का कि वर्तमान 30 लाख लाभान्वित है। वर्तमान 30 लाख लाभान्वित है अभी समय में। तो वो 2 ऑप्शन में अगर बच्चा आ भी जाए, दोनों मटक ही, माइनस मार्किंग है। अच्छा, हाँ, अगर गलत हो हाँ, तो माइनस है। तो कुछ क्वेश्चन जो है, चाहे पिछले बार के बात करन चाहे अभी की बात करन, तो कुछ क्वेश्चन तो पीएससी छोड़े जबर देते, वो ओमा कंपटीशन कभी नहीं रहा है। गुल्ली डंडा डायमेंशन पूछे है, चलो कुछ देखो कुछ, हाँ, अब जज ले पूछे तो लॉजिक लग सकते गुल्ली मार ही डाल ले तो वो डन फेंकाही, तो 2 जज हो सकते, तो ओमा एक लॉजिक लगा जा सकते। लेकिन कुछ क्वेश्चन ला छोड़े बर देते, ओमा घबराना नहीं है, ओला छोड़ देना है। कंपटीशन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हावे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन इसे पूछते हैं, जैसे कि मुरली सर अभी चर्चा करी से कि डेट ला पूछ दिस, भेंट मुलाकात के डेट ला पूछ दिस। तब बहुत सारा ऐसे चीज़ें जो याद रख पाना संभव नहीं है, डेसिमल वाला याद रख पाना संभव नहीं है अगर वहाँ पॉइंट की डिफरेंस करत था। लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो है सर, ऐसा सवाल की भी ट्रिक का है, मतलब वो अटेंड भी करना है, गलत भी नहीं होना चाहिए। देखो, एकर ये है कि आप ला ना न्यूज़पेपर ले, है ना, करेंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ा दे, तो न्यूज़पेपर ले जुड़े रहना है। और साउंड पकड़ावा थे, जैसे छत्तीसगढ़ में पहली बार ओलंपिक हुई, छत्तीसगढ़ ओलंपिक हुई, तो ओला समझना नहीं सलीका, मतलब पकड़ना नरवा गुरुआ बारी इस बार क्वेश्चन पूछिस। तो जैसे नया प्रोग्राम लॉन्च होई ना, नया कुछ चीज़ होई, तो ओला पूछी, तो ओला समझ के वो साउंड ला पकड़े पड़ी स्टूडेंट ला। और ओकरे पाए के तो कोचिंग संस्थान जाते लिखा मन, हमार मन के तो वही दायित्व है ना, हमार मन के वही काम है कि का ओकर साउंड है, का नेचर है, ओला पकड़ना। तब मैं अभी भी स्टूडेंट मन ला कहा था, कुछ क्वेश्चन में वरी हो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए है ना, तैयारी करे है और ठीक ठाक है, तो ओकर सिलेक्शन बिल्कुल होई। प्रश्न के लेवल बहुत अच्छा हिसाब है ना। अभी छत्तीसगढ़ ला अगर बोले जाए तो सभी राज्य का पीएससी देखूँ तो यूपीएससी ला मैच करे वाला क्वेश्चन देवत हवे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है जी।
सर अभी मेंस होने वाला है, मेंस को लेके कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 मई में शायद मेंस। देखिए, मेंस का एकमात्र धर्म है वो लेखन शैली है जी मतलब आपने प्रीलिम्स निकाला है, इसका तात्पर्य ये है कि आपका बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है जी है ना, क्योंकि आप 1.5 लाख बच्चों में 1,80,000 बच्चों में अपने आप को 3,000 बच्चों में शामिल कर पा रहे हैं। जी उसका तात्पर्य है कि आपका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है। और मेरा वैसा मानना है कि आज भी बच्चे हर लेवल पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मेंस को लेकर जो इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो एक ही चीज़ की होनी चाहिए, वो है लेखन शैली। लेखन शैली में बच्चा 3 घंटे पढ़े और 6 घंटे लिखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। मई में आपके मेंस हो जाने वाले हैं, इतने भारी भरकम सब्जेक्ट्स हैं, नए नए सब्जेक्ट्स का समावेशन है। और छत्तीसगढ़, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे भारत में सबसे बड़ा सिलेबस मेंस का हमारे यहाँ ही है। ये यूपीएससी से बड़ा सिलेबस हमारे यहाँ है, तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना है बच्चों को। अभी सर आप लोग कट ऑफ के लिए कुछ एनालिसिस किए होंगे, कितना आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा? कट ऑफ जो मुझे लग रहा है कि पिछले वर्ष जैसे गया है उससे थोड़े ऊपर होने की संभावनाएं तो हैं जी, बट बहुत ज़्यादा Competition बढ़ ड्रास्टिक गया चेंज नहीं होगा जी। है ना। मैं उसमें से 5 या 10 नंबर मैं ऊपर दे जा सकता हूँ। एक एक्सपेक्टेड मैं अगर देखूँ तो 90-95 एक आइडियल मार्क्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। 95 के बाद बच्चा आसानी के साथ अपनी तैयारी करे मेंस के लिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा स्थिति पर बता रहा हूँ, बट 90 भी एक सेफ जोन मेरे अनुसार से हो सकता है। 90 वाले हो सकते हैं अगले बार के लिए उनका अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। दूसरी बात इसका भी ये है कि भाई अभी जो बच्चे दिलाए हैं इसके बाद इसमें भी आकलन करेंगे वो, है ना। कुछ प्रश्न डिलीट होते हैं, इन सब पर भी ये आपके कट ऑफ जो है डिपेंड करते हैं। तो ये जो आपने मेंस की बात रखी, तो मेंस को लेकर ही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि हम जो मेंस को लेकर क्या अभी नेक्स्ट 75 डेज़ है हमारे पास। मेरा ऐसा मानना है कि 15 अप्रैल के बाद बच्चों को अपनी खुद की स्व तैयारी करनी प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप को 25 दिन या 30 दिन नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम के लिए परिपक्व हुआ है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही है इस बार कि हम इन हाउस प्रोग्राम लाने वाले हैं 20 तारीख से, जिसमें 3 घंटा बच्चा पढ़ रहा है हमारे सामने ही। थिंक आईएएस की टीम लेके आई। बिल्कुल, थिंक आईएएस की टीम ने इस नया पहल किया है, छत्तीसगढ़ में पहली बार है। ठीक है कि बच्चा जैसे 7 बजे आ रहा है, 7 से 9 या 10 बजे तक हमसे पढ़ाई किया, उसके बाद ब्रेक के बाद वो हमारे सामने ही बच्चा 3 घंटा लिखेगा। जैसे लंच के समय आया, लंच के बाद फिर आएगा वो बच्चा या अपनी जगह पर पढ़े, मगर हम अप टू डेट डेली बेसिस पर उसको टास्क के बेसिस पर हम चेक करेंगे कि बच्चे ने जो बच्चों को जो हमने टास्क दिया है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। मतलब ये टीम जो है हमारी पूरी 8 की टीम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है, और इसे इस तरीके से कह सकते हो इनडायरेक्टली रेफर कि एक टॉर्चर है बच्चों की, ये उनकी सफलता का टॉर्चर है। सफलता का टॉर्चर बिल्कुल। ठीक है सर, एक फाइनल ट्रिक आपसे पूछूंगा कि आगे मेंस है उसको लेकर आप कैसी स्ट्रेटजी इनको करनी पड़ेगी, बच्चों को कैसी स्ट्रेटजी, आपकी जो डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ी भाषा को लेके देखो, बात भाषा की नहीं है। अगर भाषा की ही बात अगर मैं करूं तो कुछ पार्ट ऐसे हैं मेंस में जो स्कोरिंग है ना। टेक्निकल पार्ट हमेशा स्कोरिंग रहा है। जैसे कि आपका चाहे हम साइंस ले लें चाहे भाषा ले, भाषा भी उसी श्रेणी में आता है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अगर व्याकरण में जो होता है वो जो सही है वो सही है। मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ना, जैसा कि मुरली सर ने कहा, उनकी शैली में करनी होगी, और भाषा उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि विषय कोई भी हो वो भाषा से होकर ही गुजरेगा, और आपका लैंग्वेज अगर सही नहीं है ना तो आप किसी भी विषय को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मतलब मेंस में जो अलग से पढ़ना है बच्चों को, प्री में तो जो पढ़ा है, लेकिन जैसे लोक प्रशासन है, पेपर 7 है ना, कुछ सोशोलॉजी है, तो आपका दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र का एक हैवी पार्ट जो है मेंस में बच्चा पढ़ता है। तो जो प्री में नहीं था ना उस पर बच्चा ज़्यादा फोकस करे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा लेखन में प्रैक्टिस करे, और रटने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करे, क्योंकि रट के कोई मेंस पास नहीं कर सकता, रट के कोई अधिकारी नहीं बन सकता। क्योंकि कई बच्चे, हाँ देखो क्या होता है, यही लिखना और सही लिखना में अंतर है। कुछ बच्चों को लगता है जो टीचर ने बता दिया यही लिखना है, तो यही ना लिखे, सही लिखे, और सही 10 प्रकार से हो सकता है। सही लिखना है आपको, सही लिखना है। तो ये थी थिंक आईएएस की टीम, जिनसे हमने आज की जो सीजीपीएससी का जो प्री था उसको एग्ज़ाम था उसको लेकर हमने बातचीत की, और अभी मेंस का एग्ज़ाम मई में होने वाला है, तो हम बने रहेंगे इनके साथ में। और सीजीपीएससी जो कि 10 साल 11 साल एक्सपीरियंस टीम है थिंक आईएएस के पास में, तो वो टीम का भी लाभ आपको लेना चाहिए, और टीम का भी उपयोग आपको करना चाहिए, क्योंकि बाकी ट्रिक जो है सब कुछ यही नहीं बता पाएंगे। क्यों सर, कुछ क्लासरूम में आना पड़ेगा। पुनः एक बार आप प्रश्न रिपीट करें, माफ़ी चाहूँगा। मैं बोला सर पूरी बातें यही नहीं बता पाएंगे, क्लासरूम में भी कुछ बातें होती हैं, बहुत सारे सफलता के मूल मंत्र क्लासरूम में होते हैं, ब्लैक बोर्ड के पास होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु और शिष्य के बीच का जो प्रेम है ना जी, वो हर एक माध्यम से है।
बट जब बच्चा सामने बैठता है तो गुरु ज़्यादा उत्साहित होता है। तो इस बने बात रहे- को बिल्कुल। मतलब मैं यही तक इसको अभी रखूँगा और बाकी बातें तो हम अपने क्लासरूम में करेंगे करते ही। रहेंगे, बिल्कुल। और अधिक जानकारी के लिए थिंक आईएएस की टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन पे हम अपना इनका नंबर दे दिए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, और भिलाई टाइम्स आपको लगातार आगे भी इस तरह के नए रोचक और फैक्चुअल चीज़ें पे हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जीपीएससी में हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसकी मास्टरी हासिल करने वाले सर हमारे साथ मौजूद है, प्रवीण सर। सर, थिंक आईएएस जो है अभी आप लोग तैयार कर रहे हैं, न्यू आप लोगों ने लगभग रख ही लिए हैं। आप ये बता दीजिए कि आज का एग्ज़ाम कैसा था, और आगे मेंस भी होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? तो आज के यदि क्वेश्चन पेपर पे बात करें तो क्वेश्चन पेपर बड़ा ही मिक्स नेचर का था। मतलब थोड़े टफ क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही टफ थे, नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। बट यस, यदि सीजीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को देखें तो पर ईयर ये अपने स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करता जा रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो कट ऑफ, लेकिन जो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैं उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, जैसा क्वेश्चन का प्रकृति था। यदि आपने स्कोर कम किया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना समय बर्बाद न करें और 1-2 दिन रेस्ट लीजिए और वापस मेंस की तैयारी में जुट जाएं। थिंक आईएएस 20 फरवरी से एक नया बैच लेकर आ रही है, एक्सक्लूसिव मेंस को लेकर। और यदि जिन्होंने भी थोड़ा सा तैयारी किया है या जो तैयारी के आरंभिक दौर में है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन पूछ रहा है सीजीपीएससी, उसमें आपको एक मार्गदर्शक की महती आवश्यकता, मतलब कंपलसरी है मार्गदर्शक। ये ज़रूरी नहीं कि आप एकदम कोचिंग में ही जाएं, और मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन एक आपको अच्छा मार्गदर्शक जो अपने विषय का विशेषज्ञ हो। और इसी थीम पर थिंक आईएएस का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। जैसे हमारे साथ हैं राहुल सर। अब राहुल सर अपने इंडियन इकॉनमी, पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, और इनका भी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है पढ़ाने में। मैं खुद आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपसे थिंक आईएएस में मुलाकात करूंगा। वहां पर आपसे मेरी बातचीत होगी। आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आंसर लिखना है, 3 मार्कर या 30 शब्द वाले उत्तर कैसे लिखे जाएं, 60 शब्द वाले उत्तर कैसे लिखे जाएं, ज्योग्राफी में 125 शब्द वाले उत्तर कैसे लिखे जाएं। इन सब का अपना एक तरीका है। और हम लोग चूँकि आज से नहीं बल्कि 2009-10 से ही पढ़ाने का अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो इस फील्ड में हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो यही हम लोग की रणनीति होगी। बिल्कुल। राहुल सर, आज आपने देखा होगा सीजीपीएससी जो प्री में जो पूछे गए सवाल थे, इकोनॉमिक्स को लेके आपका क्या नज़रिया था आज के सवाल को लेके, और मेंस को लेके क्या टिप्स देंगे? देखिए, अगर मैं आज के क्वेश्चन पेपर की बात करूं सीजीपीएससी की, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन उसमें तो नहीं दिखाई देंगे। बट डेफिनेटली जब आप मेंस की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमी का रोल होता है, उसके अलावा फ़िलॉसफ़ी का रोल होता है, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन का रोल होता है। तो अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो G20, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था G20 से रिलेटेड, या मैं कहूँ 2 क्वेश्चन थे G20 से, क्वाड से रिलेटेड। तो जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, हालांकि वो मेंस का सब्जेक्ट है सीजीपीएससी में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में वो सवाल पूछे गए। तो अगर आप उसको करंट की कैटेगरी में भी रखते हैं तो वो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है जो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कि जो हम लोग थिंक आईएएस में जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वही इस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। उसके अलावा क्योंकि मैं इस कोचिंग फील्ड में पिछले 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, मैं परसेप्शन आईएएस एकेडमी काफ़ी सालों से चला रहा हूँ, और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक कंबाइंड टीम जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो उन सब्जेक्ट को पढ़ाएं, और इस तरीके से हम लोगों ने थिंक आईएएस का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। बिल्कुल। थैंक यू सर। ये थे प्रवीण सर और राहुल सर, जिन्होंने इसके बारे में बताया कि आने वाले समय मेंस को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर कोई क्वेरी है इन दोनों से रिलेटेड, दोनों विषयों से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करिए। सर से अगली बार जब मुलाकात होगी इनसे जवाब ले ली जाएगा। थैंक यू।